हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए क्लास 12 भूगोल का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जो हमारे बोर्ड एग्जाम में हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले सभी प्रश्न। तो दोस्तों मैं विनय विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल विनय स्टडी में। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों को पढ़ेंगे, जो कि हमारा भूगोल सब्जेक्ट का है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, यह वीडियो आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल है। अगर आपने वीडियो को पूरा देख लिया तो आपको 70 में से 60 नंबर का आपका जो क्वेश्चन है यहीं पे आपको मिल जाएगा। बोर्ड एग्जाम में लगभग 60 नंबर यहीं से पूछेगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए क्या कह रहा है कि जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं। तो देखिए जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं, इसका उत्तर क्या होगा। देखिए किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या और उस क्षेत्र के आकार के बीच के अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। कोई क्षेत्र है, वहां पे जितने लोग रहते हैं उनकी संख्या और उस क्षेत्र के मतलब कि वह कितना क्षेत्र है, क्षेत्रफल जितना है उसका, उसके अनुपात को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। जैसे कि इसे आमतौर पर प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है, यानी कि 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, यही जनसंख्या घनत्व है। जैसे कि 1 किलोमीटर में 1000 व्यक्ति रह रहे हैं, तो यहाँ पे जनसंख्या घनत्व कितना हुआ, 1000 हुआ। अब आगे देखिए जनसंख्या घनत्व को अंग्रेजी में पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी। तो ये हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर। तो इसी प्रकार से आपको हर क्वेश्चन का आंसर याद करना है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या हमारा है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किन्हीं दो कृषि आधारित उद्योगों के नाम बताइए। तो देखिए कृषि आधारित उद्योग धंधों में कपास उद्योग, जो कृषि आधारित धंधे उसमें से कपास उद्योग, गुड़ व खांडसारी, गुड़ यानी जो जिस गांव में भेली कहते हैं, तो गुड़ व खांडसारी फल व सब्जियों पर आधारित, आलू आधारित कृषि उद्योग, सोयाबीन आधारित, तिलहन आधारित, जूट आधारित व खाद्य संवर्धन आधारित आज प्रमुख उद्योग हैं। पिछले कुछ वर्षों में दूसरे उद्योगों की भांति कृषि आधारित उद्योगों में भी काफी सुधार हुआ है। तो दोस्तों हमें सिर्फ 2 कृषि आधारित उद्योग पूछा था, हमने आपको बहुत सारा बता दिया, तो आपको सिर्फ 2 ही बोर्ड एग्जाम में लिखना होगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या हमारा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कह रहा है क्या, कह रहा है कि भारवाही पशुओं के विषय में लिखिए। तो देखिए इसका उत्तर, भारवाही पशुओं की आवश्यकता भार को वहन करने के लिए होती है, यानी वहन करने का अर्थ होता है ढोने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने को वहन कहते हैं। तो भारवाही पशुओं की आवश्यकता भार को वहन करने के लिए होती है। इसमें घोड़े, हाथी, ऊंट, गधे और खच्चर शामिल हैं। अन्य जानवर जो विकल्प में हैं कोई भार नहीं उठाते, जैसे कि शेर, बाघ मांसाहारी पशु हैं तथा वह जंगली जानवर हैं। गाय और बकरी दूध देने वाले पशु हैं, क्योंकि वो भोजन देते हैं। इस प्रकार से हो जाएगा भारवाही पशुओं के विषय में। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन 4 क्या है, कह रहा है कि मानव संसाधन से क्या तात्पर्य है। तो देखिए उत्तर, मानव संसाधन का मतलब है वह लोग जो किसी संगठन या उद्योग, व्यापार क्षेत्र या फिर अर्थव्यवस्था के कार्यबल का निर्माण करते हैं, वो होता है मानव संसाधन। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। देखिए 2 धात्विक खनिजों के नाम लिखिए। तो देखिए हमें 2 पूछे, हम आपको बहुत सारा बताएंगे। देखिए धात्विक खनिजों के उदाहरण मैंगनीज, लौह अयस्क यानी कि लोहा जैसे कि हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और बॉक्साइट आदि धात्विक खनिजों के उदाहरण हैं। तो आपको इसी में से 2 ही लिखना है बोर्ड एग्जाम में। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि पृष्ठ प्रदेशों के अर्थ को समझाइए। तो देखिए पृष्ठ प्रदेश यानी कि अंदरूनी भूमि किसी पट्टन का वह प्रभाव क्षेत्र होता है जो रेल व सड़क से पट्टन से अच्छी तरह से प्रभावित होता है। इस क्षेत्र के उत्पादन के लिए ग्राहक पट्टन तक भेजे जाते हैं और आयातित सामान की आपूर्ति उपभोग के लिए यहाँ भेजा जाता है। ये होता है पृष्ठ प्रदेश।
अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। ये क्या कह रहा है कि वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों का वर्णन कीजिए। तो देखिए वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है घरेलू स्रोत। तो देखिए वायु प्रदूषण का घरेलू स्रोत क्या है, यानी घर की चीजों से कैसे वायु प्रदूषण होता है। तो देखिए घर के अंदर वायु प्रदूषण के कई स्रोत हैं, जैसे कि तंबाकू का धुआं, तंबाकू का जो धुआं है उससे भी वायु प्रदूषण होता है। खाना पकाना, इससे भी वायु प्रदूषण होता है। फर्नीचर, पेंट, हॉकी, क्राफ्ट, भट्ठियां, कोयले से चलने वाले हीटर, इन सब से क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है। अब देखिए अगला है गतिशील स्रोत। तो देखिए जो चलते हैं, गति करते हैं, गतिशील में देखिएगा कार, बस, विमान, ट्रक और रेलगाड़ी वायु प्रदूषण के गतिशील का स्रोत हैं। उसके बाद है स्थिर स्रोत, जो रुका हुआ है। देखिए कैसे, बिजली संयंत्र यानी जो बिजली का पावर हाउस है, तेल रिफाइनरियाँ, तेल रिफाइनरियाँ और फिर औद्योगिक सुविधाएं और कारखाने वायु प्रदूषण के स्थिर स्रोत हैं। वो एक स्थान पर स्थित है लेकिन वहाँ से वायु प्रदूषण करते हैं। जो कारखानों का धुआं होता है वहाँ से वायु प्रदूषण होता है उससे। उसके बाद है क्षेत्रीय स्रोत। तो देखिए कृषि क्षेत्र, शहर और लकड़ी जलाने वाली चिमनियां वायु प्रदूषण के क्षेत्रीय स्रोत हैं। उसके बाद है मानव जनित धूल। तो देखिए मानव जनित धूल में अल्पकालिक धूल और दहन एवं औद्योगिक उत्पादन से निकलने वाली धूल शामिल होती है। तो ये होता है मानव जनित धूल, इससे भी वायु प्रदूषण होता है। अब देखिए क्या है प्राकृतिक स्रोत। तो देखिए प्राकृतिक स्रोत कैसे वायु प्रदूषण होता है। देखिए जंगलों में आग, ज्वालामुखी और आंधी वायु प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोत हैं। इस प्रकार से वायु प्रदूषण होता है। जंगलों में लगी आग लगेगी तो उससे वायु प्रदूषण होगा, ज्वालामुखी फटती है उससे वायु प्रदूषण होता है, और आंधी वायु प्रदूषण के क्या है प्राकृतिक स्रोत। जो आंधी होती है उसमें धूल कण मिलते हैं, जिससे प्राकृतिक जो होता है वायु प्रदूषित होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, मापनी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो देखिए मानचित्र पर धरातल की दूरियों का पता लगाने के लिए इन विभाजनों का उपयोग किया जाता है, जो मापनी होता है। दूसरे शब्दों में मापनी मानचित्र पर दिखाए गए संपूर्ण पृथ्वी या इसके किसी आंशिक भाग के साथ मानचित्र के संबंध को दर्शाता है। जो मानचित्र होता क्या होता जो मापनी होता क्या करता है, मानचित्र पर क्या करता है, दूरियों का पता लगाता है। और कह सकते हैं कि जो है संपूर्ण पृथ्वी जो होता है, संपूर्ण पृथ्वी का जो मानचित्र होता है, इसके जो मापनी होता है इससे इस पर दिखाया जाता है, इसकी दूरी का पता लगाया जाता है। अब देखिए अगला क्या है 10 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है कि मानव भूगोल की प्रकृति का वर्णन कीजिए। तो देखिए उत्तर देखते हैं। देखिए इस प्रकार मानव भूगोल की प्रकृति यह है कि यह दोनों सक्रिय मानव अथवा अस्थिर पृथ्वी सतह की पारस्परिक क्रिया का अध्ययन करना है, जहां भौतिक वातावरण में मानव के लिए अवसरों की संभावनाएं प्रदान करने के साथ कई सीमाएं हैं, और इसके जवाब में मानव प्राकृतिक वातावरण को संशोधित करता है और उस वातावरण में समायोजित होता है। तो मानव भूगोल की जो प्रकृति है इसका वर्णन इसी प्रकार से होगा। अब देखिए आगे अगला क्वेश्चन, देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार का महत्व बताइए। तो देखिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार का महत्व निम्न तरह से है या निम्नलिखित है। तो पहला है उपभोक्ताओं के लिए लाभ। तो देखिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार से लोगों को दूसरे देशों की वस्तुएं और सेवाएं मिलती हैं, इससे उनका जीवन स्तर सुधरता है। उसके बाद है रोजगार। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार से रोजगार पैदा होता है। तो ये सभी हैं अंतरराष्ट्रीय व्यापार के महत्व। देखिए तीसरा है आर्थिक विकास। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार से आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है। उसके बाद है विचारों और संस्कृतियों का आदान प्रदान। तो देखिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार से सीमाओं पर पार विचारों और संस्कृतियों का आदान प्रदान होता है। जैसे कि हम अंतरराष्ट्रीय व्यापार करें, जैसे मान लीजिए कि हम भारत देश अपना कोई सामान चीन को दे रहा है, सपोर्टेड मान लेते हैं, तो क्या होगा वहाँ की जो संस्कृति यहाँ आएगी, यहाँ की संस्कृति वहाँ जाएगी, दोनों का आदान प्रदान होगा। उसके बाद देखिए प्रतिस्पर्धा। तो देखिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार से प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, इससे
निर्यातक देशों को अपने उत्पादन की गुणवत्ता और मात्रा में सुधार करने के लिए प्रेरित किया जाता है। जब हम दूसरे देश में अपना सामान बेचेंगे तो वहाँ के लोग भी अपने सामान में सुधार करेंगे, जिससे कि उनका सामान भी बिके। अब देखिए विदेशी मुद्रा, तो देखिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार से विदेशी मुद्रा अर्जित करने में मदद मिलती है, उससे हमें विदेशी मुद्रा मिलती है। हम खरीद किसी को सामान देंगे तो उससे कुछ ना कुछ तो लेंगे, रुपया ही तो ही। अब देखिए उत्पादन क्षमता, अंतरराष्ट्रीय व्यापार से फार्मों की उत्पादन क्षमता बढ़ती है। जब सामान बाहर जाएगा तो उसको अधिक उपजाऊ करना पड़ेगा, उसका उत्पादन अधिक करना पड़ेगा, तो इससे फार्मों की संख्या बढ़ेगी। अब देखिए पैमानों की अर्थव्यवस्थाओं का लाभ, तो देखिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार से पैमानों की अर्थव्यवस्थाओं का लाभ मिलता है, इससे उत्पादन की लागत कम होती है। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारत में ग्रामीण बस्तियों के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो देखिए भारत में ग्रामीण बस्तियों के प्रकार इस प्रकार से हैं। नंबर 1 है सघन बस्तियां। तो देखिए सघन बस्तियां किस प्रकार से हैं, इनमें घर एक दूसरे के पास होते हैं। अर्ध सघन बस्तियां बिखरी हुई बस्तियां, ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप को इनके मकानों और मकानों के बीच के रास्ते की स्थिति और व्यवस्था के आधार पर तय किया जाता है। ग्रामीण बस्तियों के कुछ प्रतिरूप इस प्रकार से हैं। देखिए कैसे, रैखिक प्रतिरूप, तो देखिए सड़क, रेल लाइन या नदी के किनारे बनी बस्तियों को रैखिक प्रतिरूप बस्तियां कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर रैखिक जो होता है इस प्रकार से, देखिए रैखिक प्रतिरूप, उनका जो बस्तियों का रूप होता है रैखिक होता है। जैसे मान लीजिए कि नदी के किनारे है तो नदी इस प्रकार से जाएगी, तो इस प्रकार से रेखा की तरह बस्तियां हैं तो बस्ती चली जाएंगी। इसी प्रकार से आयताकार प्रतिरूप, यानी कौन सी बस्तियां आयताकार होती हैं, तो देखिए जिस प्रकार से आयत होता है। देखिए समतल इलाकों में बनी बस्तियां जहां सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, इस प्रकार से समकोण पर एक दूसरे को काटती हैं, तो यहाँ पे इस प्रकार से बस्तियां जो होंगी आयताकार बनेंगी। उसके बाद वृत्ताकार प्रतिरूप, तो देखिए तालाब या झील के चारों ओर बनी बस्तियां जो होती हैं वृत्ताकार प्रतिरूप उनका होता है। उसके बाद तारे के आकार का प्रतिरूप, देखिए जहां कई सड़कें एक साथ मिलती हैं वहां बनी बस्तियां तारे के आकार की होती है। हमारी सड़क इस प्रकार से आके मिल रही तो इसके किनारे किनारे घर बनेगा, तो ही उसी प्रकार से वो बस्तियां वहां पे बसेंगी। उसके बाद देखिए क्या है, टी या वाई आकार का प्रतिरूप, तो देखिए सड़कों के तिराहे पर, तिराहे यानी जहाँ पे 3 रास्ता बना होता है इस प्रकार से बना होता है, तो यहाँ पे देखिए तिहा एक इधर एक इधर एक इधर, तो सड़कों के तिहाए पर बनी बस्तियां टी आकार की होती हैं, जबकि 2 रास्ते मिलकर तीसरे रास्ते से मिलने पर वाई आकार की बस्तियां बनती हैं। देखिए इस प्रकार से बनती हैं, या फिर कभी बस्तियां इस प्रकार से बनती है, एक बस सड़क आके मिल रही है, एक सड़क इधर से आ रही है तो वाई आकार की बस्तियां बन जाती हैं। इसके किनारे किनारे जो होता है घर बसा रहता है। उसका देखिए क्या, दोहरे ग्राम, तो देखिए नदी या पुल के दोनों किनारों पर बनी बस्तियां, दोहरे ग्राम में 2 ग्राम हो जाते हैं। नदी है उसके आर पार थोड़ा गांव यहाँ है, थोड़ा गांव यहाँ है। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में पेट्रोलियम संसाधनों पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए। तो देखिए 1 अप्रैल 2021 तक भारत में लगभग 587.335 मिलियन टन कच्चे तेल के भंडार का अनुमान लगाया गया था, जो पिछले वर्ष की तुलना में 2.65% कम है। सबसे बड़े भंडार पश्चिमी अपतट 37% और असम में 27% में पाए जाते हैं, और 1 अप्रैल 2021 तक भारत में प्राकृतिक गैस का अनुमानित भंडार 1372.62 BCM था, जो पिछले वर्ष की तुलना में 0.52% अधिक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 14। ये क्या कह रहा है, भौगोलिक सूचना तंत्र के महत्वपूर्ण घटक क्या हैं। तो देखिए भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS किसी भी अन्य जटिल प्रणाली की तरह कई अभिन्न घटकों से बनी होती है, जिनमें से प्रत्येक पूरे सिस्टम के कामकाज के लिए आवश्यक होता है। इस मामले में भौगोलिक सूचना प्रणाली के 5 केंद्रीय घटक हैं, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, डेटा, विधि और लोन। तो ये हैं भौगोलिक सूचना तंत्र के महत्वपूर्ण घटक, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, डेटा यानी डाटा जिसे कहते हैं आप, विधि और फिर लोग, इसे कार्य करने की विधि और लोग। अब देखिए
15 नंबर क्वेश्चन है, टिप्पणी लिखिए वायु प्रदूषण पर। तो देखिए, वायु प्रदूषण हवा में हानिकारक गैसों, धूल के कणों और अन्य खतरनाक तत्वों की मौजूदगी को कहते हैं। यानी हवा में हानिकारक गैस मिल जाए, धूल के कण मिल जाए और उसमें खतरनाक जो तत्व मिल जाए तो उसे कहते हैं वायु प्रदूषण। यह एक स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समस्या है। यानी स्थानीय और फिर क्षेत्रीय और पूरे देश की समस्या भी है। वायु प्रदूषण से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण का नुकसान होता है। देखिए, वायु प्रदूषण के उदाहरण कैसे हो रहा है। देखिए, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी NO2, ओजोन O3, सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2, मीथेन CH4, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक VOCs और कणिका पदार्थ यानी PM। आगे देखिए, ये सभी दूषित होते हैं। देखिए, वायु प्रदूषण के स्रोत यानी वायु प्रदूषण कैसे होता है। तो देखिए, वायु प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोतों में ज्वालामुखी गतिविधियां शामिल हैं। वहीं मानव निर्मित स्रोतों जैसे कि जीवाश्म ईंधन, वाहन जो गाड़ी मोटर है, उद्योग जो कंपनियां चल रही हैं और अन्य प्रदूषक शामिल हैं। इसके बाद देखिए आगे, वायु प्रदूषण के प्रभाव। देखिए, वायु प्रदूषण से ओजोन परत का क्षरण हो जाता है और इसमें एक छेद हो जाता है। इससे सूर्य की हानिकारक UV किरणें जो होती हैं पृथ्वी की सतह तक पहुंचती हैं और त्वचा कैंसर हो जाता है। त्वचा का कैंसर, जैसे कि त्वचा जल जैसे जाती है। जो किरणें होती हैं, UV किरणें बहुत खतरनाक होती हैं। जब मनुष्य के स्किन पड़ेगा तो वो जल जाती हैं। अब देखिए आगे क्या है, वायु प्रदूषण और मानव प्रदर्शन। तो देखिए, वायु प्रदूषण मानव प्रदर्शन को प्रभावित करता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, सहकारी कृषि एवं सामूहिक कृषि पर टिप्पणी लिखिए। तो देखिए, सहकारी खेती एक ऐसी प्रणाली है जिसमें व्यक्तिगत किसान एक सहकारी उद्यम का मालिक होता है और उसका प्रबंधन करता है, जबकि सामूहिक खेती एक ऐसी प्रणाली है जिसमें सामूहिक रूप से भूमि और संसाधनों का स्वामित्व होता है और किसान सामूहिक रूप से कर्मचारियों सदस्यों के रूप में काम करता है। देखिए, सहकारी खेती क्या है। सहकारी खेती जैसे कि किसी एक आदमी का जमीन है और वो इस जमीन पर अपनी खेती कर रहा है, जिसका मालिक वह खुद है, तो ये हो गया सहकारी कृषि। अब देखिए, सामूहिक कृषि क्या है, कोई एक जमीन है, ये जमीन है बड़ा सा, अब इसमें कई लोग मिलकर खेती कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और इसके मालिक भी कई लोग हैं। जिस प्रकार से जितने लोग काम के सभी मालिक, तो ये हो गया सामूहिक, यानी सब लोग मिलकर करते हैं उसे सामूहिक कहते हैं। तो ये सामूहिक कृषि हो गया। अब आगे देखिए, अभी हमने इस क्वेश्चन को पढ़ा है कि सहकारी कृषि एवं सामूहिक कृषि पर टिप्पणी लिखी, तो हमने इसको अभी पढ़ लिया है। अब देखिए आगे अगला क्या है, 18 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है कि भारत में नगरीकरण को समझाइए, नगरों के प्रक्रियात्मक वर्गीकरण का वर्णन कीजिए। तो देखिए, नगरीकरण का मतलब है कि जनसंख्या का केंद्रीकरण शहरों में होना। भारत में नगरीकरण का इतिहास बहुत लंबा है। नगरीकरण के कुछ कारण निम्नलिखित हैं। देखिए, जनसंख्या वृद्धि, शहरों में रोजगार की संभावना, ग्रामीण इलाकों के लोग शहरों में जाकर रहना और काम करना। देखिए, नगरीकरण का मतलब है कि जनसंख्या का केंद्रीय शहर में होना, यानी जो जनसंख्या वो शहरों में भाग रही है, यही नगरीकरण है, नगर में भाग रही है गांव छोड़कर। तो इसका कारण क्या है, इसका कारण जनसंख्या की वृद्धि। जनसंख्या अधिक होगी तो लोग अलग अलग शहरों में जाके बसने लगेंगे। शहरों में जनसंख्या की वृद्धि कैसे हो रहा है नगरीकरण, शहरों में लोग रोजगार की संभावना लेकर जाते हैं, वहीं पर काम करते हैं, वहीं पर बस जाते हैं। ग्रामीण इलाकों को लोग छोड़कर लोग शहर में जाना पसंद करते हैं। तो इस प्रकार से है। अब देखिए आगे, आगे है नगरों के कार्यात्मक वर्गीकरण के बारे में जानकारी। तो देखिए, नगरों को उनके कार्यों के आधार पर कई भागों में बांटा जा सकता है। नगरों को उनकी प्रमुख गतिविधियों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। देखिए, नगरों को वर्गीकृत करने के लिए कुछ मापदंड निम्न हैं। देखिए कैसे, जनसंख्या का आकार यानी कितनी जनसंख्या है, आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचा, शैक्षणिक संस्थान यानी शिक्षा का जो विद्यालय संस्थान, स्वास्थ्य सुविधा, प्रशासनिक महत्व। तो जहाँ पर ये सभी होगा वहीं पर जनसंख्या चला जाएगी, वहीं पर ज़्यादा निवास करेगी। उसके बाद देखिए क्या है, नगरों के कार्यात्मक वर्गीकरण के कुछ उदाहरण। तो देखिए, प्रशासनिक शहर और कस्बे, औद्योगिक शहर, परिवहन शहर, वाणिज्यिक शहर, खनन शहर,
गैरीसन छावनी शहर, शैक्षिक शहर। तो देखिए नगरों में लोग जाकर क्यों रह रहे हैं, इसके कहने का मतलब ये है। उदाहरण देखिए प्रशासनिक शहर और कस्बे, वहाँ पर प्रशासन की सुविधा है, औद्योगिक सुविधा है, परिवहन की सुविधा है, वाणिज्यिक सुविधा है, खाने पीने की सुविधा है और शिक्षा भी उपलब्ध है। इसलिए लोग गांव छोड़कर शहर में जाके बस रहे हैं। अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि भू निम्नीकरण से आप क्या समझते हैं, इसको कम करने के उपाय बताइए। तो देखिए भू का मतलब होता है भूमि, तो भूमि निम्नीकरण का मतलब है कि भूमि की खेती के लिए आयोग हो जाए। भूमि निम्नीकरण का मतलब जो भूमि है, खेती है, वो कृषि के लिए अयोग्य मतलब योग्य न रहे, कृषि के लिए उपयोग न रहे। भारत में भूमि निम्नीकरण की समस्या गंभीर है। FAO के मुताबिक भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 30% भाग हिस्सा भूमि निम्नीकरण से प्रभावित है, यानी जहां पर अब कृषि नहीं की जा सकती, कृषि के लिए उपयोग नहीं रहा, वो ये भूमि निम्नीकरण होता है। अब देखिए क्या है निम्नीकरण, यानी भूमि निम्नीकरण को कम करने के लिए ये उपाय अपनाए जा सकते हैं। देखिए क्या, वन रोपण या पेड़ पौधे लगाना, वहां पर पेड़ पौधे लगाकर आप कृषि के लिए उपजाऊ बना सकते हैं। 4 गांवों का उचित प्रबंधन करना, रे, रेतीले टीलों पर कांटेदार झाड़ियां लगाना, बंजर भूमि का सही प्रबंधन करना, खनन गतिविधियों पर नियंत्रण करना। उसका देखिए क्या है, औद्योगिक जल को परिष्कृत करके ही विसर्जित करना, भूमि और जल प्रबंधन को एकीकृत करना, वनस्पति आवरण की रक्षा करना, जैविक खाद का इस्तेमाल करना और बाढ़ नियंत्रण करना, यानी बाढ़ को रोकना। तो इस प्रकार से हो जाएगा दोस्तों क्लास 12 भूगोल का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।